एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का। ये प्रैक्टिस सेट है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। इसके पहले हमने एक सेट अभी कराया है TRE 4 के लिए, और वो प्रैक्टिस सेट था हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का था। और आज उसी प्रैक्टिस सेट का यानी कि पहले सेट का ये पॉलिटी का सेट है, यानी कि ये पॉलिटी का पहला सेट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये सामाजिक विज्ञान यानी कि 6 to 8 के लिए होगा, और उम्मीद है आपको वो हिस्ट्री का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इसके पहले TRE 3 का भी वीडियो हमने बनाया था, TRE 2, TRE 3 और सभी का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, और आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो भी सब रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक से ही बनाया गया है। और इसके पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। चूँकि ऑप्शन पढ़ने में समय लगता है तो आप ऑप्शन देखें और अपने सही उत्तर की आप अंदाज़ा लगाइए। फ़िलहाल इसका सही जवाब है कि ये राज्य सूची में शामिल हैं। आप जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, उसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस में शामिल है, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य और स्वच्छता के को शामिल किया गया है। ये प्रत्येक राज्य का ये कार्य है, यानी कि ये राज्य क्षेत्र के अधिकार में आते हैं और इस राज्य सूची में शामिल किया गया है। राज्य सूची के विषय पर आप जानते हैं कि राज्य सरकार का ये अधिकार होता है कि उस पर ये कानून बनाए। और राज्य सूची में मूलतः जो है कि 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो उसमें 59 यानी कि 59 विषय वो राज्य सूची में हैं। और इसमें राज्य सूची में जो विषय हैं उसमें जैसे कि लोक व्यवस्था है, पुलिस है, कारागार है, होटल, बाज़ार, ये सभी जो है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राज्य सूची में। संघ सूची में जो विषय होते हैं, ये जो संघ सूची है, तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अब आपको बता देते हैं कि संघ सूची में जो विषय हैं जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, युद्ध एवं शांति, विदेशी संबंध, रेल, डाक, वायु परिवहन, बैंकिंग, बीमा, डाक और ये तार जो व्यवस्था है, और आयल यानी कि जो तेल का जो मामला होता है, ये सभी संघ सूची में है। इसके साथ साथ समवर्ती सूची हैं। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी है कि अगर राज्य और केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून में अगर मतभेद होता है तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो इसमें है जैसे भ्रमण है, आयोजन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण है, समाचार पत्र, कारखाना और दंड विधान, ये सभी जो है कि समवर्ती सूची में शामिल हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब था राज्य सूची। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये बताना है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो इसमें सही जवाब है कि ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती हैं, और केंद्र का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरीके से आप जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं। और ये जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली ली गई है स्विट्जरलैंड में प्रचलित हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है विधानमंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद किस राज्य में है, और आपको बता दें कि भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद हैं, और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। बाकी के जो हमारे 6 राज्यों को छोड़ करके यानी कि 22 जो राज्य हैं उसमें विधान परिषद नहीं है, विधानसभाएं हैं। तो इसमें से बताना है कि इसमें किस राज्य में विधान परिषद है, तो कर्नाटका इसमें शामिल है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही होगा। कर्नाटका में विधान परिषद है, बाकी के झारखंड और उड़ीसा में नहीं है। और विधान परिषद के सृजन या उत्साजन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। तो इस तरीके से जबकि विधान परिषद की इसकी संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो 40 हो सकती हैं, यानी कि जो विधान परिषद हैं उसमें 40 कम से कम संख्या होनी चाहिए, और अधिकतम जो संख्या है वो संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए, यानी कि 1/3 उसकी संख्या होनी चाहिए जितना विधानसभा का होता है। तो इसका सही जवाब है कि विधान परिषद वाले राज्य कौन है इसमें, तो कर्नाटका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये अगला प्रश्न है, और भारत का आप जानते हैं काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति स्वविवेक कृत्य को छोड़ करके
सभी कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे, जिसके प्रधान जो है कि प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है, लक्षद्वीप भी है, गोवा जो है ये यहाँ गोवा जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी राजधानी पणजी है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा को 56वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1987 के द्वारा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, यानी कि गोवा भारत का 25वां राज्य था। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब इसमें से देख सकते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है कि हमारे भारत देश में जो ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को देश का प्रमुख माना गया है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं जो सुदृढ़ता होती है उसके प्रतीक होते हैं। तो इस तरीके से अभी इसके पहले भी बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, ये जो संविधान की प्रस्तावना है जिसमें समाजवादी एक शब्द हैं, तो उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो इसका सही जवाब है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में और इसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी यानी कि समाजवाद और अखंडता ये शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और प्रस्तावना की बेरोबारी बनाम जो मद्रास राज्य जो विवाद हुआ था उसमें 1960 में प्रस्तावना का संविधान का भाग उसको नहीं माना गया है। फिर इसमें एक और मामला है कि 1973 में जो केशवानंद जो मामला हुआ था केशवानंद वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। आप जानते हैं 48वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1984 में, जिसके द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हालांकि इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, आप याद रख सकते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं और मूल संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। 19(1) में के अंतर्गत 6ठी स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार से जो संबंधित था उसको 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। तो सही जवाब इसका स्वतंत्रता का अधिकार होगा। संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये अगला प्रश्न है। संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था यानी कि पेश किया था। और ये भी है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने प्रस्तावना स्वीकार किया था। तो और भारतीय जो संविधान में जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, जबकि भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव लिए गए थे वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो ये सब इसके संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना किस देश से, देखिए संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है और भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो देखिए यहाँ पे है कि वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो प्रस्तावना थी इसके पहले वाले प्रश्न में भी था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हालांकि अमेरिका इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि इसका सही जवाब होना चाहिए अमेरिका। इसका सही जवाब है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका इस ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन करना है। ये अगला प्रश्न है। अधिकतम जो निर्वाचन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उनका बढ़ता हुआ जो ये क्रम है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 81 है जिसके अंतर्गत लोकसभा के गठन का उसमें प्रावधान किया गया है। तो उसमें लोकसभा की जो सीटों की संख्या है यूपी में सबसे ज़्यादा है, यानी कि यूपी में है 80 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48 हैं। ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39 यानी कि 39, राजस्थान में 25 और मध्य प्रदेश में 29 है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो सही राज्यों का जो क्रम है वो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
इसमें सही जवाब क्या हो सकता है, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते जो बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसमें पहले होना चाहिए इसमें राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, लेकिन उसमें ये ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका जो घटता हुआ क्रम है वो हालांकि दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये जो क्रम दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, ये बढ़ता हुआ क्रम है। सॉरी, ये घटता हुआ क्रम है, लेकिन बढ़ता हुआ क्रम आप इसी के अनुसार लगा लीजिएगा, यानी कि पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, 122वां प्रश्न होगा यहाँ हमारा। 122वां प्रश्न, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये यहाँ से देख सकते हैं, संविधान सभा का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? संविधान के सदस्य में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये नहीं थे, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 122 का भी इसमें से ई ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा इसका। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो सब कब अस्तित्व में आया था? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के किस देश के द्वारा 1948 से 1989 के मध्य में रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा जो साउथ अफ्रीका जो देश हैं, अब तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 1948 से लेकर के 1989 के मध्य रंग भेद को एक आधिकारिक नीति की तरह से पालन किया गया था। रंग भेद आप जानते हैं कि रंग या जो है कि त्वचा के रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, और इसीलिए वहाँ पे गोरा और काला का भेदभाव था, तो इसे नस्लवाद से जोड़ करके भी देखा जाता है। और इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने जो आंदोलन किया था। नेल्सन मंडेला दक्षिण भारत के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे, और वो इसके लिए इसी जो है कि रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका होगा। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? मंडल आयोग जो हुआ था काफ़ी चर्चा में रहा था 1980 में, और उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था तो उसमें सामाजिक यानी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसमें 27% का आरक्षण का प्रावधान उसने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि उसमें अनुच्छेद 32 जो है, यानी कि जिसको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, तो संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक महत्वपूर्ण भाग माना था, और इसे जो है कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सही जवाब इसका हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन सा अधिकार है, यानी कि कौन सा जो अधिकार दिया गया है? तो इसमें देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षा और यानी कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के जो भाग 3 आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे ये प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है, यानी कौन सा अधिकार, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन ई सही इसका जवाब होगा, क्योंकि इसमें से जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। देखिए, पावर शेयरिंग के विषय में जो यहाँ से कथन दिया गया है, यानी कि पावर शेयरिंग का हिंदी अर्थ होता है यानी कि शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसमें एक चीज़ है कि पावर शेयरिंग के कार्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से बंटवारा और विभाजन करना है, इसका अर्थ जो होता है। और भारत में संघीय ढांचा है जो कनाडा के देश से लिया गया है, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में बांटा गया है। क्योंकि पहले भी हमने जिक्र किया था कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें से उपयुक्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी?
इसको बताना है। और इसका सही जवाब है कि जिम्बाब्वे जो है उसने अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता पाई थी 1980 में। जिम्बाब्वे की राजधानी आप जानते हैं कि हरारे है और इसकी जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि जिम्बाब्वे। इसके बाद के प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ये 130वां प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किया था सचिदानंद सिन्हा ने किया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है। और संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार आप देख सकते हैं, इसमें से संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था BN राव को। तो इसका सही जवाब है सचिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। किस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा की गई है जिसके तहत इसको एक प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा जाता है? ये अगला प्रश्न है और इसमें से सही जवाब इसका है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। आप जानते हैं क्योंकि भारत ने जो है कि निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था यहाँ पे की है। राष्ट्रपति भारत का यानी कि प्रमुख होता है भारतीय देश का, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्र की एकता अखंडता के ये प्रतीक होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए, और इसका सही जवाब है कि 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी ग्राम के निर्वाचक जो एक वोटर लिस्ट जो होता है, निर्वाचक जो नामावली होती हैं, उसमें जितने जो नाम दर्ज होते हैं वो सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से ग्राम सभा उनको कहा जाता है और वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि 18 वर्ष इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं। भारतीय संसद में किसे शामिल किया गया है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 79 जो है यानी कि 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की उसमें चर्चा की गई है और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के गठन की बात करता है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है, आप जान सकते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या अभी वर्तमान में 250 हैं और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें 233 का चुनाव होता है और 12 जो हैं ये उसमें राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। और जबकि वर्तमान में लोकसभा में 543 जो हैं कि सीटें हैं। 545 यानी कि इसमें भी था पहले 2 जो है कि आंग्ल भारतीय को इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2019 से अब लोकसभा में 2 व्यक्तियों का जो मनोनयन होता था वो नहीं होता है। हालांकि अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की वो 552 है। तो इसमें सही जवाब इसका है, यानी कि 133 का सी इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 324 जो हैं वो यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होगा वो निर्वाचन आयोग के तहत होगा। अनुच्छेद 289 का संबंध राज्यों की संपत्ति और पेंशन से संबंधित हैं। और यहाँ पे जो 329 से आप देख रहे हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो 329 का जो संबंध है तो वो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों में जो हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित हैं। तो इस तरीके से संविधान के भाग 15 जो हैं, यानी कि संविधान का जो भाग 15 है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 इसमें निर्वाचन संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है अनुच्छेद, इसमें सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो हैं किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो ग्राम पंचायत जो होती हैं वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत है यानी कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? विधायिका का सामान्य जो कार्यकाल 5 साल का है और उसके पहले अगर जो चुनाव होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है?
तो उसे जो है कि आप जानते हैं कि समय से पहले जो चुनाव होते हैं उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। जब लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों पर होता है तो उसे आम चुनाव कहते हैं, और जब चुनाव जो समय है अवधि पूरे होने से पहले भी कभी लोकसभा भंग हो जाती है या किसी कारण से अगर उसको दूसरा चुनाव कराना पड़ता है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। भारत का राजधर्म पूछा है कि भारत का राजधर्म कहाँ है या क्या है, भारत का राजधर्म क्या है। तो भारत का तो आप जानते हैं कि कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। वहाँ पर किसी विशेष धर्म को तवज्जो नहीं दिया गया है। ये अलग बात है कि भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, इसलिए भारत का इसमें से कोई भी धर्म नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। 138वां प्रश्न है, आधुनिक समय में जो न्यूजीलैंड देश है उसने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। 1893 में संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो इसका सही जवाब है यानी कि इसका न्यूजीलैंड जो है वो सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल नहीं है, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो हरियाणा की जो विकास पार्टी है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारत में राजनीतिक पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग देता आप जानते हैं, और जनवरी 2024 के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, और इसके अतिरिक्त जो है कि दर्जनों राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो राजनीतिक पार्टी जो है वो बीजेपी है अभी, जो विश्व का भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली आप जानते हैं, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जवाब ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, अभी इसी सेट में हमने पिछले बार कराया था, यानी कि अभी कुछ ये प्रश्न पहले भी मिला हुआ था। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान का हृदय है और आत्मा है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं जल्दी से कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद हुआ था। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी समय ये नारा बुलंद हुआ था 1789 में। आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। ये अगला प्रश्न है, और हॉब्स ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द यानी कि लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है हॉब्स। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। और ये एक महान दार्शनिक रूसों का ये कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म तो लेता है लेकिन वो सभी जगहों पर किसी न किसी बंधनों में रहता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है रूसो। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है, कब हो सकता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और राष्ट्रपति जो है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, उसको छोड़ करके वो किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है। सांप्रदायिकता फैल रही है देश में, तो इसका मुख्य कारण क्या है आप देख सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि इसका सही जवाब है कि अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन ये भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मूल कारण है। और भारत में सांप्रदायिकता का जहर जो बोया गया था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति से फैला हुआ था। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में के संविधान का जो 73वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, उसको पारित किए जाने का क्या कारण था। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था और पंचायती राज को बल देना था, और इसीलिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था को गठन करने का दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। तो 73वां जो संविधान संशोधन था उसने पंचायती राज को बल प्रदान किया था। इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में हुआ था राजस्थान में, और बलवंत राय मेहता समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है।
संसद के दोनों जो सदन हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके दोनों सदनों को संयुक्त रूप से उसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इसका सभापतित्व जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान का अनुच्छेद जो 108 है उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इस तरीके से इसका सभापतित्व कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कितने, तो अधिकतम की संख्या इसके 20 हैं। तारांकित प्रश्न जो होता है वो मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर तत्काल दिया जाता है। पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से तारांकित प्रश्न यानी कि जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य तुरंत उत्तर चाहता है तो वह प्रश्न के शीर्ष पर यानी कि स्टार यानी कि तारा का चिन्ह लगा देता है, जिसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें अधिकतम संख्या उसकी 20 हो सकती है। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था। यानी कि जो परिसीमन होता है, तो परिसीमन 1973 में हुआ था और प्रथम परिसीमन आयोग बना था 1952 में। और अभी इसके बाद का जो परिसीमन होगा वो 2026 तक जो है कि वो के लिए उसको शिफ्ट किया गया है। 2026 तक अभी ये सही चलेगा। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका कि इसका सही जवाब है 1973। इसका सही जवाब होगा कि पिछली बार जो निर्धारण हुआ था 1973 में हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न, आप जानते होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी जो श्रीमती भंडार नायके थी। भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये सब जानते हैं आप। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और ये हमारा पहला सेट था पॉलिटी के लिए, क्लास 6 to 8 का ये सामाजिक विज्ञान का है। हालांकि ये 9th-10th के लिए भी उतना ही उपयोगी है क्योंकि प्रश्न का लेवल उसी टाइप से है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।